नमस्कार है वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। जी हाँ, आज दिन है 25 दिसंबर, जिसे हम बड़ा दिन कहते हैं। आज पूरे विश्व भर में हम क्रिसमस का त्यौहार मना रहे हैं। क्रिसमस का त्यौहार आते ही 25 दिसंबर आते ही हम अपने आसपास ना नव वर्ष की धमक महसूस करने लगते हैं। एक अजब सी खूबसूरत सी ताजगी हमारे भीतर अपने आप चहलकदमी करने लगती है। नया साल आने वाला है, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ और सबके साथ बेहतर हो और अच्छा हो, खूबसूरत हो। चलिए इसी उम्मीद के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज के दिन की एक और बहुत ख़ास बात है कि आज हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का आज जयंती है। हम आज उन्हें याद करते हुए उन्हें नमन करते हैं और इसी के साथ अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, कार्यक्रम की हम जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपका दिन खूबसूरत गुजरे, आपके भीतर ऊर्जा आए, आप ऊर्जा से लबरेज हो, इसके लिए हम आपको हर रोज़ दिखाते हैं एक अच्छा सा विचार। आइए नजर डालते हैं। सत्य कभी भी ऐसे कारण को क्षति नहीं पहुंचाता जो उचित हो। अपनी ताकत में विश्वास करो, उधार की ताकत आपके लिए घातक हो सकती है। हमने आज के विचार पर नज़र डाला, लेकिन आज के दिन इतिहास में क्या कुछ घटित हुआ, क्या कुछ हुआ आज के दिन, पहले हो चुका है। चलिए आइए नज़र डालते हैं आज के इतिहास पर। देश और दुनिया के इतिहास में 25 दिसंबर कई कारणों से महत्वपूर्ण है। वर्ष 1642 में आज ही के दिन महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिर्विद एवं दार्शनिक आइजैक न्यूटन का जन्म हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार नौशाद का जन्म वर्ष 1919 में आज ही के दिन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1924 में भारत के 10वें प्रधानमंत्री, हिंदी कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता श्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ। वर्ष 1924 में आज ही के दिन पहला अखिल भारतीय कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस कानपुर में संपन्न हुआ। हॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता चार्ली चैपलिन का निधन आज ही के दिन वर्ष 1977 में हुआ। तो चलिए ये हमने नज़र डाला आज के इतिहास पर, और अखबारों में जो खबर प्रमुखता से आई हैं, जो सुर्खियाँ बनी हैं, ओमिक्रॉन से के जो मरीज़ हैं उनमें किसी प्रकार का विशेष लक्षण नहीं पाया जा रहा। और ये खबर प्रमुखता से आज के अखबारों में आई है कि ओमिक्रॉन के जितने भी मरीज़ अभी तक हुए हैं उनमें किसी प्रकार का लक्षण नहीं देखा गया है। तो हमें खुद अपने ऊपर ये ध्यान रखना है कि क्या ये लक्षण कोरोना के हैं, ओमिक्रॉन के हैं। छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान रखना है, बारीकियों पर हमें ध्यान रखना है कि कहीं हम कोरोना के वापस से तो शिकार नहीं हो गए हैं। और इसके लिए जो परहेज़ आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उस पर हमें बहुत एहतियात बरतने की ज़रूरत है, बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो चलिए आइए कार्यक्रम के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। जिस वक्त का जिस पड़ाव का आपको बेसब्री से इंतज़ार होता है कि आज हम आपकी मुलाकात किससे करा रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद है। आपके बारे में बता दूं कि आप पद्मश्री से नवाजे जा चुके हैं, आपको पद्मश्री की उपाधि प्राप्त है और आप एक समाज सेवी हैं। और समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम करने की ज़रूरत है, उन पर आप लंबे वक्फे से आप काम करते आ रहे हैं और समाज को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर आप प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में समाज सेवी पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी विमल जी हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। बहुत बहुत नमस्कार। आपके बारे में अब हम बिहारवासी बखूबी वाकिफ़ हैं, आपके कार्यों से, आपकी उपाधियों से भी हम वाकिफ़ हैं। विमल जी, आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले तो कि आपको समाज सेवी का दर्जा दिया है, लोगों ने बहुत प्रेम से आपको चिन्हित किया है। ये कहना चाहूँगी समाज की सेवा करना, ये जो इच्छा शक्ति है, ये कहाँ से आपके भीतर आई, कब आई, कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज आपने 25 दिसंबर का जिक्र किया है, तो मैं पूरे देशवासियों के लिए एक कविता से अपनी बात शुरू करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, इससे खूबसूरत और क्या हो सकता है, ज़रूर सबसे पहले तो आज देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस है। समाचार में मैंने देखा अभी, उसमें एक नाम छूट गया है, सी राजगोपालाचारी का। वो भी देश के पहले गवर्नर जनरल रहे और देश के बड़े ख्याति प्राप्त एक नेता रहे। उनकी आज पुण्यतिथि है। तीसरा
कि आज तुलसी पूजा दिवस है। इस देश की संस्कृति का बहुत बड़ा आधार तुलसी रही है और उसको घर घर तक पहुँचे, ये एक भारत की एक संस्कृति के मुताबिक घर घर तक पहुँचे तुलसी, ये एक आज के दिन के लिए मेरी शुभकामना है। मैं अपनी बात एक छोटी सी कविता से शुरू करता हूँ। उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये, उजाला करोड़ों घरों तक न पहुँचा, न संयम व्यवस्था न एकात्मता है, पड़ी है मनों में अभी भी गुलामी। ये आज़ादी के 75 वर्ष हो गए और आज़ादी के 75 वर्ष में अभी भी हम गुलामी मानसिकता से जीते हैं। आज क्रिसमस का त्यौहार है, सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत बधाई है, परंतु भारत के देशवासियों के लिए जो ईसाई हैं वो ज़रूर मनाएं, हमारी उनके लिए मंगल शुभकामना है। परंतु इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। वो घटना ये है कि देश को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटों का बलिदान हुआ था देश की रक्षा के लिए। उनके पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पिता गुरु तेग बहादुर जी का शीश काटा गया था देश की रक्षा के लिए। हम सब लोग शहादत को भूल गए। आज भी पंजाब के अंदर एक सप्ताह 21 से 27 दिसंबर तक लोग ज़मीन पर सोते हैं बिना कुछ ओढ़े, क्योंकि इतनी प्रताड़ना दी गई थी कि उसके स्मृति में लोग आज भी ये परंपरा निभाते हैं। जिन्होंने देश के लिए इतना बलिदान किया, हम आज सबको भूल गए हैं। इसलिए उन शहीदों को मेरी ओर से नमन है। उनके लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है और चाहते हैं कि समाज का हर वर्ग इस शहादत को नहीं भूले और देश की संस्कृति की रक्षा के लिए जीवित रहे, आनंदित हो। जी, आप कहेंगे तो मैं आज अटल जी की एक कविता का पाठ करके अपनी बात को शुरू करता हूँ। बहुत ही खूबसूरत, आप ज़रूर करें। कदम मिलाकर चलना होगा, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुवन, परहित अर्पित अपना तन मन। जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अंधियारे में अंधकार में, कल कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सतसत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुष्मित हर्षित कैसा श्रम स्लत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभर जीना, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता आज से जब लिखी होगी उन्होंने, परंतु आज भी उतनी ही सटीक है। आज़ादी के 75 वर्ष में आप सभी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हम कामना करते हैं कि पूरे देश के सभी लोग सुखी हों, संपन्न हों और राष्ट्रवाद के प्रखर समर्थक हों, उसके लिए जिएं। राष्ट्र प्रथम, भारत प्रथम, ये उनके जीवन का ध्येय बने। इसी आशा के साथ बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब आप राष्ट्र प्रथम, देश प्रथम, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के
पूर्व प्रधानमंत्री आज उनकी जयंती मना रहे हैं। एक प्रखर वक्ता, बहुआयामी राजनीतिक व्यक्तित्व के धनी। उन्होंने कितनी खूबसूरत बहुत सारी ऐसी ऊर्जावान कविताएं लिखी हैं और उन्होंने कहा है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। स्मृति विशेष और इस छोटे से अंतराल के बाद आपका एक बार पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। आज हमारे साथ पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन मौजूद हैं। विमल जी, आप एक समाज सेवी हैं, आपको ऑर्गन मैन का भी लोगों ने दर्जा दिया है, आपको ऐसे चिन्हित किया है, ये प्यार दिया है, आपको सम्मान दिया है। आप समाज के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिस पर आप काम करते आ रहे हैं। आप दिव्यांगों के लिए बहुत कुछ आपने किया है और जिसके लिए लोग आपको जानते हैं। मैं जानना चाहूँगी कि वर्तमान में आप क्या कुछ कर रहे हैं दिव्यांगों की बेहतरी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। चूँकि आज वाजपेयी जी के बारे में इतना समाचार आया है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ कि राजनीति में खरीद फरोख्त एक आम बात है, विधायकों को या सांसदों को खरीदना। परंतु ये अकेले शख्स रहे पूरे भारतीय राजनीति में जिन्होंने एक वोट के कारण अपने शासन को छोड़ा। एक वोट भी ये खरीदने को तैयार नहीं थे, नहीं तो देश का पासा कुछ और होता। इसलिए मैं उनके राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के लिए नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपने एक पहला प्रश्न किया है विकलांगों को लेकर, दिव्यांगों को लेकर। सच में चूँकि बगल में हमारे कोई बड़ी रेखा नहीं खींची हुई है, इसलिए छोटी सी रेखा भी बड़ी दिखती है। मेरा कहने का पर्याय ये है कि बिहार जैसे एकदम उपेक्षित राज्य के अंदर लाखों लोगों की संख्या ऐसी है जिनको छोटे छोटे सपोर्ट के माध्यम से उनको समाज के मुख्य धारा में लाया जा सकता है। परंतु इस दिशा में कोई प्रयास, सामाजिक प्रयास तो छोटा बड़ा जरूर होता रहा, परंतु सरकारी स्तर पर जो विशेष प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हुआ। कारण इसका एक जो मुझको समझ में आता है कि ये जो दिव्यांग हैं पूरे बिहार के अंदर 10% की जनता दिव्यांग मानी जाती है और उसमें भी फिजिकल डिसेबिलिटी, जो शारीरिक रूप से विकलांग है, जिनको छोटे छोटे सपोर्ट से जीवन की मुख्य धारा में ला सकते हैं, उसके प्रति कोई सोच दिशा सरकारों की नहीं रही है, क्योंकि वह वोट बैंक के रूप में चिन्हित नहीं होते रहे हैं। अभी तक मैं कह सकता हूं कि एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है। सपना बहुत बड़ा है। 21वीं सदी का बिहार, विकलांगता मुक्त बिहार, ये सपना देखते हैं और उसको जीते हैं, सच में जीते हैं। रोज नींद नहीं आती कि इसको कितनी जल्दी पूरा करें। उम्र बढ़ती जा रही है और लगता है कि इस काम को हम जल्द से जल्द पूरा कर सकें। समाज, सरकार और बड़े उद्योगपति, इनके सहयोग से इसको पूरा करने की मनस्थिति है। भगवान ने चाहा तो ये संकल्प पूरा होगा। अभी तक मात्र 36,000 दिव्यांगों को आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर उनको जीवन की मुख्य धारा में लाया है हम लोगों ने। 36,000 जी। और 9,000 से ज़्यादा वैसे बच्चों को करेक्टिव सर्जरी के माध्यम से, जो पोलियोग्रस्त रहे हैं या जो जन्म के साथ विकृति के साथ जिए हैं, किन्हीं का हाथ टेढ़ा है, किन्हीं का पैर टेढ़ा है, कोई टुघड़ के चल रहा है, कोई लंगड़ा के चल रहा है, उनके ऑपरेशन करके सीधा करके और चाहा है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। कोई 80% ठीक हुआ है, कोई पूरी तरह से ठीक हुआ है, परंतु ये एक दिशा में कार्यरत है। और तकलीफ होती है कि हमारी पूरी सेवा निःशुल्क है, परंतु प्रचार के अभाव में हम गांव-गांव तक ये संदेश नहीं पहुंचा पाते। आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि पूरे बिहार को ये संदेश जाए, ये सूचना जाए कि ये एक ऐसा केंद्र है पटना के अंदर जहां आप आएँ और अपनी सेवाएं लें। हमारी सेवाएं निःशुल्क है, उनके साथ अटेंडेंट के रहने खाने पीने की सब सुविधाएं निःशुल्क है और सेवा उस तरह की है
जो एक संपन्न व्यक्ति अपने बच्चों के लिए कराना चाहता है। इतना ध्यान रखकर वो कोई खैराती अस्पताल नहीं है। आप और हम अपोलो जाते होंगे, मेदांता जाते होंगे, उस स्तर की सेवाएं देने का प्रयास हमारा रहता है। जी, बहुत ही सुंदर प्रयास है आपका। लोगों के जीवन को आप सुंदर बना रहे हैं और आपको समाज ने ऑर्गन मैन के नाम से भी चिन्हित किया है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या बताना चाहेंगे आप? बिहार में आज से 6-7 साल पहले हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास शुरू किया दधीची देहदान समिति के माध्यम से। आपको जानकारी होगी कि पूरे विश्व के अंदर एक आंकड़ा आया है कि 2050 तक में करीबन 50 करोड़ लोग अंधेपन के शिकार होंगे। बिहार के अंदर प्रतिवर्ष 12,000 लोगों को नेत्रदान की ज़रूरत महसूस होती है, कॉर्निया की ज़रूरत होती है। परंतु पिछले 4 साल 5 सालों के अंदर मात्र 600 के करीब कॉर्निया मिल पाया है, यानी कि 300 लोगों का नेत्रदान हो पाया है। और उसके माध्यम से एक व्यक्ति से 2 कॉर्निया मिलता है, उससे 3-4 लोगों तक हम जो है उनके आंखों में रोशनी ला सकते हैं। ये छोटा सा प्रयास परंतु अनवरत प्रयास का नतीजा है कि बिहार सरकार और यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री मंगल पांडे जी, इन्होंने ये भी चूँकि इस काम में रुचि रखते हैं। हम लोगों ने भी कहा कि देखिए सत्ता तो हमेशा रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है, परंतु अपने कार्यकाल के अंदर एक ऐसा इतिहास रच कर जाइए कि बिहार आपको पूरी ज़िंदगी कभी न भूले। उसका नतीजा ये हुआ है कि पूरे बिहार के अंदर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर आई बैंक की शुरुआत हुई है। अभी पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है, परंतु क्या कह सकते हो, प्रोसेस में है। हर जगह आई बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए हैं। अब उसको सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा सरकार का है। लगातार दबाव है सरकार पर कि इस दिशा में वो काम करें। अभी तक हम लोगों के प्रयास और लोगों से नेत्रदान का संकल्प लेकर नेत्रदान उनके परिवार के लोग करें, इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है, एक जागरूकता आई है और अधिकांश लोग इस दिशा में कोशिश करते हैं क्या कि दधीची देहदान समिति के माध्यम से नेत्रदान हो। कुछ देहदान भी हुआ है। देहदान इसलिए कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनको 5 साल के कार्यकाल में पढ़ाई के क्रम में मात्र बड़ी मुश्किल से एक बार डेड बॉडी मिलती है, जिसके ऊपर भी 50 विद्यार्थी कम से कम रिसर्च कर पाते हैं, जबकि उनको और ज़रूरत होती है। कभी वो डोम से खरीदते हैं नाजायज़ वे में। तो हम यदि मृत्यु के बाद इस शरीर को जलाएंगे या गाड़ेंगे, इस शरीर का उपयोग यदि रिसर्च वर्क में विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए हो तो कम से कम उनके पात्रता में, उनकी क्वालिटी में बहुत बड़ा अंतर आएगा। आज अमेरिका जैसे देशों में भी ये बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ पर आर्टिफिशियल बॉडी के आधार के ऊपर रिसर्च होता है। हमारा प्रयास होगा कि इस दिशा में देहदान भी बढ़े और बढ़ना शुरू हुआ है। स्वेच्छा से अपने परिवार के लोग नेत्रदान करने लगे हैं। अभी ही हाल में एक बड़े समाजसेवी थे ओम प्रकाश गर्ग जी, पूरा जीवन समाज के लिए दिया और जाते जाते अपना शरीर भी दान करके गए। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं हो सकता है। हम सब लोग इस दिशा में प्रयत्नशील हों। अभी एक घटना जरूर ही जिसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूँगा। हर 5 दिन पहले राजेंद्र नगर के एक अस्पताल में डेथ हो गई। परिवार के लोग चाहते थे नेत्रदान हो, नेत्रदान की टीम भी आई, परंतु हॉस्पिटल के लोग इतने बेदर्द थे, इतने क्या कह सकता हूँ कि इनह्यूमन थे कि उन्होंने अपने हॉस्पिटल के अंदर नेत्रदान नहीं करने दिया। अंत में सड़क पर एम्बुलेंस में नेत्रदान हुआ। उसको लेकर फिर सरकार ने कार्रवाइयाँ की है, ये अलग बात है, परंतु एक डॉक्टर होकर इतना इनह्यूमन होगा, अमानवीय होगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हम आज बिहार को 12,000
नेत्रदान की हर महीने ज़रूरत, हर वर्ष ज़रूरत होती है। हम अभी पूरे बिहार के आंकड़ों के मुताबिक बहुत पीछे हैं। जागरूकता के माध्यम से हम इसको जल्द से जल्द एक बड़े मूवमेंट के रूप में खड़ा करने वाले हैं। और क्या कहें, हम आज़ादी के इस 75वें वर्ष में एक संकल्प लिया है कि कम से कम 75,000 लोग नेत्रदान का संकल्प लें। इस प्रयास में लगे हुए हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आप और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रयत्नशील हैं, निरंतर प्रयत्नशील है, इस दिशा में बहुत बेहतर कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि बदलाव हमें देखने को ज़रूर मिलेगा। जी जी। विमल जी, जानना चाहूँगी आपसे कि हर व्यक्ति की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, उसके जीवन जीने का अपना एक तरीका होता है। आपके भी जीवन जीने का एक बहुत ही खूबसूरत, सुंदर और अनोखा तरीका है। आप विश्वास करते हैं अहिंसा, आहार और संस्कार पर, शाकाहार पर। इसके पीछे की जो मंशा है या इसके पीछे की जो धारणा है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? आपको, मैं जैन हूँ जी। और जैन होने के नाते शाकाहारी तो जन्मजात हूँ। परंतु अभी आपको पता होगा कोरोना काल के अंदर एक छोटे से वायरस, और वो भी जो है क्या कहेंगे उसको, जानवर जो है चमगादड़, उसके माध्यम से पूरे विश्व को तंग कर दिया। पूरा विश्व मिनटों के अंदर जो है पैरों पर आ गया, मैं ये कह सकता हूँ। उस समय डॉक्टरों ने भी कहा कि शाकाहार को अपनाइए और जीवन को स्वस्थ कीजिए। मैं भी ये कहता हूँ कि आपको भगवान ने मानव जीवन दिया है। मानव जीवन में जब आप खुद की तकलीफ नहीं सह सकते तो दूसरों को तकलीफ देने का आपको क्या अधिकार है? जीवन आप यदि किसी को दे नहीं सकते तो लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है। और मानव शरीर जो बना है वो मांसाहार के लिए नहीं बना है, स्वस्थ शाकाहार के लिए बना है। जो अतड़ियाँ हैं, बाकी सब है, ये सब शाकाहार के लिए बना हुआ है। परंतु पता नहीं क्यों हम बलि चढ़ाते हैं, मन्नत मांगते हैं, फिर बकरीद या ईद के ऊपर लाखों करोड़ों जानवरों की हत्या करते हैं। पूरा प्रदूषण फैलता है वातावरण में। जितनी हत्या और जितना पानी का उपयोग होता है, ये सब दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पर्यावरण की बात करते हैं, परंतु ये हम सब आदमी बने, मानव बने, न कि जानवर बने। जी। और बिल्कुल हम सभी को ये प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने वातावरण को, अपने समाज को कुछ दे पाएँ। हमें बहुत कुछ दे रहा है हमारा वातावरण और ये समाज, हमारी भी ये कोशिश होनी चाहिए इस दिशा में। विमल जी, ये जानना चाहूँगी कि आपने जो ये मुहिम चलाई है, बहुत सारे दिव्यांगों को आपने नया जीवन आपने प्रदान किया है, या फिर अंगदान के माध्यम से, या इन प्रयासों से आप लोगों के जीवन में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर तौर पर बहुत आसान नहीं है ये सब कुछ कर पाना, बहुत मुश्किल, बहुत दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ता होगा। मैं जानना चाहूँगी किन किन लोगों का आपको साथ मिल पाता है? अकेले ये सब कुछ करना संभव नहीं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? मैं परमानेंट भिखारी हूँ। जी। आप है या जो भी मिलते हैं, मेरे ज़िंदगी में दोस्त वो है जो मेरे इन कामों के साथ है, और जो इन कामों के साथ नहीं है वो न मेरा दोस्त है, न मेरा परिवार है। ये मानसिकता मेरी है। मुझे लगता है कि भगवान ने और कोई भी व्यक्ति न कह सकता हूँ कि न अंबानी है, न अडानी है, आम आदमी हैं हम सभी। कुछ कुछ खर्च आप जो है मंदिर के लिए करते हैं, सेवा के लिए करते हैं, किसी अच्छे काम के लिए जो है, तो आप अपने जन्मदिन को, अपने शादी की सालगिरह को, या आप मंदिर में, बड़े बड़े मंदिरों के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं, उन सब को यदि कैनलाइज कर दें, एक तरफ एक दिशा में सपोर्ट करें, तो ये छोटी छोटी सी समस्याओं को हम समाज के लोग दूर कर सकते हैं, तेजी से कर सकते हैं। हम सपना देखते हैं कि 2000 आज़ादी के जब 100 वर्ष पूरे होंगे तो इस देश का कोई व्यक्ति न अपंग हो, न गरीब हो,
शिक्षित हो और भारत प्रथम हो उनके जीवन का, ये सपना देखते हैं। इस दिशा में हम सबका योगदान होना चाहिए। न हम जात पात भाषा इन सब से ऊपर उठकर देश का चिंता करें, देश को कैसे संपन्न बनाएं, कैसे सुखी बनाएं, इस दिशा में बार बार सोचने और तड़प होने की स्थिति मन की रहती है। जी, या तो आपकी ये जो तड़प है, ये जो देश को बेहतर या समाज को बेहतर बनाने की जो तड़प है, यही आपको आपको मनोबल देता है और आपके भीतर वो ऊर्जा शक्ति पैदा करता है, जिसके बदौलत आप ये सब कुछ अभी तक यहाँ पर कर पा रहे हैं। हमारी जो बातचीत है हमारे लिए ख़ास मेहमान से वो यूँ ही जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। हम जल्द लौटते हैं। छोटे से अंतराल के बाद आपका पुनः स्वागत है कार्यक्रम में। हमारे साथ आज पद्मश्री श्री विमल जैन जी मौजूद है, जिनसे हमारी बातचीत हो रही है। आपके बहुत सारे प्रयासों के बारे में हमने बात की। एक और प्रयास जो बहुत ही बेहतर और खूबसूरत प्रयास है जो आप कर रहे हैं कोरोना काल में, जिन भी बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया हट गया, आपने उन बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, बेहतर करने का प्रयास किया है। क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत कुछ तो नहीं किया है, परंतु जो कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया है जी। 1000 कोरोना काल के अंदर बहुत बड़ी संख्या में वैसे माता पिता का देहांत हो गया, जिसके कारण बच्चे निराश्रित हो गए, अनाथ हो गए। उनको देखने भालने का काम कैसे हो, एक बड़ी चिंता का विषय था। सरकार तो 2, 4, 6 महीने के बाद उन तक पहुंचेगी, जब तक उनको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, बाकी मिलेंगे। तुरंत में क्या किया जा सकता है इसको सोचकर न हम उनके लिए पढ़ाई की चिंता कर सकते, न उनके कपड़े की कर सकते, परंतु परिवार में भरण पोषण के लिए कुछ कर सकते हैं। ये एक प्रयास, एक छोटा सा प्रयास करने का। जिनके पिता का देहांत हो गया और माता जीवित है, वैसे वैसे माताओं को चिन्हित कर और उनके अनाथ बच्चों, उनके निराश्रित बच्चों को, जो माइनर हैं, छोटे हैं, 18 साल तक की उम्र के, उन बच्चों को चिन्हित कर हम लोगों ने 500 रुपया महीना प्रति बच्चा, यदि 2 बच्चे हैं तो 1000, 3 हैं तो 1500, ऐसा करके 1000 बच्चों को देने का निर्णय किया। और वो भी 3 सालों तक। सरकार का जो सहयोग मिलेगा वो तो अपनी जगह है। हमने ये प्रयास किया और समाज से सहयोग मांगा हमने कि आप 2 बच्चे, आप 4 बच्चे, आप 10 बच्चे अडॉप्ट करें, क्योंकि कोरोना काल ने सबको बता दिया था कि दुनिया में आप अकेले हैं। यानी कि वैसी स्थिति थी क्या कि माँ का देहांत हो गया और बच्चा जो है हॉस्पिटल तक नहीं जा सकता, दाह संस्कार नहीं कर सकता, पिता का देहांत हो गया। तो उस समय सब लोग, आप गेस्ट के रूप में घर आ रहे हैं तो घर वालों को परेशानी थी कि आप क्यों आ गए। ये माहौल था उस समय का, और हमने कोशिश की कि समाज के लोगों से सहयोग लेकर, तो अभी करीबन 764 बच्चों को हम लोग ये सहायता दे रहे हैं। और बच्चों के नाम मेरे पास आ नहीं पाए हैं, यदि आएंगे तो हम जरूर उनको जो है 1000 का टारगेट है उसको पूरा करेंगे। ये एक जो है शुरुआत है हमारी। और मज़े की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने डिजिटलाइजेशन की बात की थी। पहली बार मुझको एहसास हुआ कि सच में गांव-गांव तक डिजिटलाइजेशन के कारण मुझको बहुत मेहनत काम करने में नहीं हुई, वैसे परिवारों को चिन्हित करने में नहीं हुई। गरीब से गरीब अनपढ़ परिवार है तो भी उसके पास बैंक अकाउंट हैं और मैं सब पैसे उनके बैंक अकाउंट में भेज रहा हूँ, किसी को नगद पैसा नहीं दे रहा हूँ। दूसरा कि जो है सभी लोगों ने, मैंने उनके डिटेल्स मंगाए कि कितने बच्चे हैं, उसका नाम क्या है, उसका आधार क्या है, तो सब, चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, जो हो, उन्होंने व्हाट्सएप के ऊपर पूरी रिकॉर्ड मेरे को भेजी। तो मैं खुद सरप्राइज था कि डिजिटलाइजेशन से कितना बड़ा बदलाव पूरे देश के अंदर आया होगा। 80 लाख से ज़्यादा जो है लोगों ने जनधन खाते खोले हैं। उसी में से कुछ लोगों का जिसको मैंने प्रयास किया था वो सबको मिला है। और मज़े की बात है कि पैसा मैंने नहीं लिया है लोगों से, समाज के लोग जैसे आप हैं तो आपसे कहा कि उसके बैंक अकाउंट में आप सीधा
आप 2 बच्चे को यदि सपोर्ट करना चाहते हैं तो 2 बच्चे के लिए आप पैसा उसके अकाउंट में सीधा भेजें। और आई वॉज सक्सेस, मैं सफल हुआ हूँ। ये एक बहुत बड़ी बात मेरे लिए भी थी। जी। विमल जी, लेकिन इसमें आपको ये नहीं लगता कि मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत पड़ती है? कितने लोग आपसे संपर्क कर रहे हैं, उसमें कितनी चीज़ें सही हैं और क्या गलत है? तो क्या इसके लिए ज़ाहिर तौर पर आपके साथ लोग होंगे जो ये मॉनिटरिंग करते होंगे? मैंने जो मॉनिटरिंग की है, जी। मैं कह सकता हूँ कि 100% सही है, एक भी गलत नहीं है। मेरे पास हर बच्चे का रिकॉर्ड है, हर माता का रिकॉर्ड है, सबका बैंक अकाउंट मेरे पास है, कौन सपोर्ट कर रहे हैं उनका अकाउंट है, उनका डिटेल है मेरे पास, और उन सबको मैंने फ़ोन नंबर दे रखा है उन परिवारों का। इतनी डिटेलिंग करके शायद ऐसा रिकॉर्ड अभी तक भारत में किसी संगठन ने नहीं किया होगा, ये मैं कह सकता हूँ, दावा नहीं कर सकता हूँ। जी। सुख में इसको बहुत आनंद है मेरे को कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से परफेक्शन काम का जो है पहली बार मुझको मिला होगा। आपको आपके काम का आनंद है, मिल रहा है और आप संतुष्टि मिल रही है, ये सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की कोशिश कर पा रहे हैं। विमल जी, जानना चाहूँगी कि आने वाले दिनों में क्या कुछ आपने सोच रखा है और क्या कुछ करने की आपने ठान रखी है? कुछ बताना चाहेंगे? मैंने कुछ नहीं ठान रखी है, मैंने 2 ही चीज़ ठान रखी है। 21वीं सदी का बिहार, विकलांगता मुक्त बिहार। एक भी व्यक्ति जिसको कि आर्टिफिशियल सपोर्ट देकर उनको पैरों पर खड़ा किया जा सके, तो इस प्रयास में हम प्रयासरत हैं और पूरे समाज से सहयोग चाहते हैं कि मेरे इस अभियान में सब लोग शामिल हों। हम एक एक व्यक्ति का डॉक्यूमेंटेशन, किसको सपोर्ट किया, पहले क्या स्थिति थी, उसकी स्पॉन्सरशिप हम चाहते हैं, ताकि एक बड़ा सपना बिहार का जो है हमारा, मैं मुख्यमंत्री जी को भी बहुत धन्यवाद दूंगा कि जब से मुलाकात हुई हमारी, वो बहुत उनके लिए एक नया विषय हो गया था विकलांगता, आज से 10 साल पहले। और भगवान ने चाहा तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मेरे इस अभियान में सरकार शामिल हो। 5 साल 7 साल लगेंगे, पूरे बिहार को बदलने की ताकत हम रखते हैं, बदलने का जज्बा रखते हैं और कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, पूरे बिहार को बदलने की ताकत, वो जज्बा, वो जुनून रखते हैं। आप जैसे लोगों को सैल्यूट करते हैं हम। आप समाज की बेहतरी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। विमल जी, आप कार्यक्रम में आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारी बातचीत हुई आज हमारे आज के ख़ास मेहमान से। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, लेकिन विदा लेने के पहले आप बखूबी जानते हैं कि हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें अपने ख़त लिखे हम तक पहुंचा सके, और इसके लिए हम आपको बताते हैं अपना पता। तो फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com। साथ ही साथ आपको हम ये बता दें कि आज डीडी बिहार पर और कौन कौन से ऐसे खास कार्यक्रम हैं जिनका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो आप सुबह के 10:05 पर देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय, और शाम के 5:30 बजे देख सकते हैं हमारा खास कार्यक्रम खेल जगत। और अब हम आपको छोड़े जाते हैं स्वच्छ भारत गीत के साथ। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।